नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। दुनिया के बड़े-बड़े राजनेताओं, धन्ना सेठों, खिलाड़ियों और बड़े-बड़े लोगों की सांसें अटकी हुई हैं क्योंकि अमेरिका अय्याशी के इतिहास का एक ऐसा जखीरा खोल रहा है जिसके सामने आने के बाद बहुत से लोगों की इमेज धराशायी होना उसका तय है। उस फाइल का नाम है एप्स्टीन फाइल, जिसकी चर्चा कई दिनों से चल रही है, पिछले महीने से चल रही है और दुनिया दुनिया का सबसे बड़ा जो सेक्स स्कैंडल है, जिसमें कम उम्र की को लालच देकर फंसाया गया, उनका अपहरण करके अलग-अलग द्वीपों और ठिकानों पर रखा गया और फिर उन्हें दुनिया के ताकतवर लोगों के सामने परोसा गया और कहा जाता है कि इससे कई फेमस हस्तियां और दुनिया भर के कई लीडर्स के नाम जुड़े हुए हैं और उन सब की हालत इस वक्त काफी खराब है। इसमें कई पावरफुल लोगों की लिस्ट है जिसे छिपाया गया था, लेकिन अब इसका खुलासा होने वाला है। कुछ नाम तो सामने भी आ चुके हैं और नाम के साथ साथ 68 नई तस्वीरें भी सामने हैं। इनमें से 2 तस्वीरों में अरबपति बिल गेट्स जो है वो भी महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ आज अमेरिका में ट्रंप प्रशासन जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जो फाइलें हैं, सारी फाइलें जनता के सामने रखेगा, पेश करेगा और इन फाइलों में हजारों पेज से जुड़ी जो सारे दस्तावेज है, जो तस्वीरें हैं, 95,000 तस्वीरें बताई जा रही हैं, बैंक रिकॉर्ड्स बताए जा रहे हैं। इनके अलावा कई फेमस लोगों के नाम भी है, तो वो सारी चीजें सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसी नौबत क्यों आई, आखिरकार कैसे ये सारी चीजें हुई कि ये एप्स्टीन जो फाइल है वो सामने आ रही है अब और इसमें जो देश और दुनिया के बड़े-बड़े नाम हैं, उनके शामिल होने की जो उम्मीद जताई जा रही है, आखिर ये रोकी कैसे नहीं गई? क्योंकि इसमें दुनिया के बड़े-बड़े ताकतवर लोगों के नाम शामिल थे। इसके बावजूद इसको रोक पाने में कैसे असफल हुए वो बड़े-बड़े नामचीन लोग, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे और आखिरकार देश में हमारे देश के किन लोगों के नाम इस फाइल को लेकर के जुड़े हैं और क्या सामने आ रहा है और आखिर क्यों सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने एप्स्टीन फाइल से मोदी जी का नाम जोड़ा था और उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर लिया था, उसके बाद से जो सुब्रमण्यम स्वामी है वो नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही किसी डिबेट में, ना ही वो कोई ट्वीट कर रहे हैं। जो इतना बड़ा मामला था उनका नेशनल हेराल्ड का, उन्होंने ही केस फाइल किया था, उस पर फैसला आ गया। उसके बावजूद जो सुब्रमण्यम स्वामी है, ना तो उन्होंने कोई बयान जारी किया, ना ही वो किसी टीवी डिबेट में आए, ना ही उन्होंने कोई ट्वीट किया। तो इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार वो कहाँ गायब हो गए हैं, कहाँ है वो, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, एप्स्टीन फाइल जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है और भारत समेत कई देशों में इसको लेकर के आशंकाओं का दौर लगातार जारी है। चंद घंटों के बाद अब खुलासे की बात कही जा रही है। 95,000 तस्वीरों वाली इस फाइल को दुनिया के सामने एक बड़ा कोहराम बताया जा रहा है कि इसके आने के बाद दुनिया के तमाम देशों में बड़े-बड़े खुलासे होंगे और इसको लेकर के कई सारी खबरें भी अब सामने आना शुरू हो गई हैं। और खबरों के मुताबिक जो है वो है ये दैनिक भास्कर की खबर, इसमें लिखा हुआ है कि एप्स्टीन स्कैंडल की 68 नई तस्वीरें जारी, बिल गेट्स महिलाओं के साथ दिखे, गूगल बनाने वाले सर्गेई ब्रिन की भी फोटो आई। ये फोटो जो वायरल हो रही है, इसको लेकर लिखा गया है कि एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल से जुड़ी 68 नई तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों को गुरुवार देर रात अमेरिकी संसद की हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सांसदों ने जारी किया है। इनमें से 2 तस्वीरों में अरबपति बिल गेट्स महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं, हालांकि ये साफ नहीं है कि दोनों महिलाएं एक ही हैं या अलग-अलग। इसके अलावा गूगल बनाने वाले सर्गेई ब्रिन, फिल्म मेकर वुडी एलन, फिलोसोफर नोम चॉम्स्की और ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन समेत कई लोगों के नाम नजर आ रहे हैं। यहाँ ये साफ कर दे कि इन तस्वीरों का ये मतलब नहीं है कि ये लोग किसी गलत काम में शामिल थे। इसकी जानकारी एप्स्टीन फाइल्स के सामने आने के बाद ही आएगी। तो एप्स्टीन फाइल्स जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अब वो दुनिया भर में सामने आने वाली है और आज जो अमेरिका है वो इसको सामने रखेगा। ये बिल गेट्स की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके अलावा कई सारी और भी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और जो नई तस्वीरें हैं उसमें कुछ महिलाओं के शरीर पर कुछ मैसेजेस लिखे हुए हैं और ये भी इस तरीके की तस्वीरें आप देखिए वायरल हो रही हैं। अलग-अलग हिस्सों पर हाथ से लिखे गए मैसेज दिखाई दे रहे हैं और ये जो है बताया जा रहा है बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कि ये मशहूर किताब लोलिता से लिए गए मैसेज हैं और एक तस्वीर में इस किताब की कॉपी भी पीछे नजर आ रही है। कई सारी ऐसी तस्वीरें जो है वो आप देखिए कि सामने आ रही है। जो ललिता किताब है वो रखी हुई है पीछे। इसके साथ ही साथ एक जो है कई सारे स्क्रीनशॉट भी इसमें शामिल है जिसमें किसी अनजान भेजने वाले की व्हाट्सएप चैट दिखाई देती है और मैसेज में एक में फ्रेंड स्काउट का जिक्र है और कहा गया है कि उसने हर लड़की के बदले $1000 मांगे और इसे भेजने वाले का अगला मैसेज भी है कि मैं अब तुम्हें लड़कियां भेजूंगा। इस तरीके के जो मैसेजेस हैं वो भी सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ ये जो आपने देखा कि ये जो तस्वीरें वायरल हुई, ये जो सारे मैसेजेस हैं वो भी वायरल हो रहे हैं और साथ ही साथ बिल गेट्स की तस्वीरें भी वायरल हैं।
तो इन सारी चीजों को मिला करके आप क्या कहना चाहेंगे सर, कि जिस प्रकार से ये सारी चीजें सामने अब आ रही हैं, इतने बड़े आदमी का नाम इसमें सामने आ चुका है, क्या इसको लेकर के भारत में भी तहलका मचने वाला है कुछ ही घंटों बाद? जय संविधान। देखिए, ये तो निधि समय बताएगा कि भारत में तूफान मचने वाला है कि नहीं मचने वाला है। पहले लोगों के, फिर लोग इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? अगर लोगों की फोटो आ गई, मान लीजिए, अब जैसे बिल गेट्स की फोटो लड़की के साथ आ गई, अब वो कहेंगे अगर मान लीजिए लड़की के साथ मेरी फोटो आ गई तो इसमें बुरी बात क्या है? किसी भी फाइल में हो फोटो आना कौन सी बुरी बात है? बहुत सारे हम फंक्शंस में जाते हैं और बहुत सारी हम फोटो खिंचाते हैं, तो ये जस्टिफिकेशन भी मिलेंगे। देखिए, जस्टिफिकेशन तो इस चीज के भी मिल गए निधि हमारे देश के अंदर, उस देश के अंदर जिसके अंदर द्रौपदी के चीरहरण पे इतना बड़ा युद्ध हो गया और जिसमें भगवान श्री कृष्ण को खुद उतरना पड़ा द्रौपदी के चीरहरण को रोकने के लिए, जब पांडव मुंह झुका के बैठे हुए थे और कौरव तो तांडव कर ही रहे थे। अगर आप रामायण को देखें और महाभारत को देखें, जितने भी शुद्ध हिंदू लोग हैं जो अपने को सनातनी कहते हैं और हिंदू कहते हैं, हमारे जितने भी महापुराण हैं वो सब नारी सम्मान को बचाने के लिए हुए। महाभारत का युद्ध भी हुआ, भगवान श्री राम और रावण का युद्ध भी केवल महिला सम्मान को बचाने के लिए हुआ। उस हिंदुस्तान के अंदर जो भगवान श्री राम की बात करते हैं और सनातन धर्म की बात करते हैं, निधि, उस प्रदेश के अंदर, उस देश के अंदर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है, एक महिला के चेहरे से निकाब खींच लेता है, उसका हिजाब खींच लेता है और उसके बाद लोग उसको जस्टिफाई करते हैं। फिर उसके बाद लोग बताते हैं कि भाई वो तो ये चेक कर रहा था, कोई बॉम्ब तो नहीं रखा हुआ है इसने। अरे भैया, जो भी मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है, ये सारी दुनिया को पता है कि उसकी पहले फ्रिस्किंग होती है, उसकी पूरी जांच होती है, और अगर किसी की, मान लीजिए, घूंघट को भी देखना है या किसी के हिजाब को भी देखना है तो उसके लिए महिला कर्मचारी नियुक्त होती हैं। ये किसी भी देश के बड़े से बड़े नेता का अधिकार नहीं है कि महिला के अंग को छुए और महिला की बिना अनुमति के। और उस बेटी के दिमाग में किस प्रकार की बात प्रबल हो गई, उसने नौकरी ज्वाइन करने से मना कर दिया। उसके भाई और उसके पिता कह रहे हैं तुम नौकरी ज्वाइन कर लो, उसे इतना बड़ा धक्का लगा और उसको लोग रिजॉयस कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, गिरिराज सिंह ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, बड़ा अच्छा हुआ। संजय निषाद के बारे में तो आपने कल ही बताया था, कितनी गंदी और कितनी विभत्स टिप्पणी उन्होंने की है। तो देखिए, इस चीज को भी जस्टिफाई कर दिया जाएगा, उसको भी जस्टिफाई कर दिया जाएगा, कुछ भी जस्टिफिकेशन के लिए कि साहब वो ऐसा हुआ था 70 साल पहले और 5000 साल पहले और 10,000 साल पहले ऐसे हुआ करता था, जो ऋषि मुनि होते थे वो इस प्रकार से करते थे, तो ये भी तो ऋषि मुनि की संतान है, ये भी तो वैसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही गांधर्व विवाह होता था, इसी प्रकार की चीजें करके उसको जस्टिफाई किया जाएगा। लेकिन असली प्रश्न ये तो मैं उस मानस से पूछना चाहता हूं, उस भारतीय मानस से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको ये लगता है कि हमारे देश के अंदर जो आप कहते हैं कि देवी की तरह पूजी जाती है नारी, उसके अंदर नारी के ऊपर अगर चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे देश के स्तर पे हो, तो ऐसे मुख्यमंत्री को लात मार के बाहर क्यों नहीं निकाल जाता, जिसकी मानसिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। अभी वो किसी श्रद्धांजलि सभा में गए, श्रद्धांजलि सभा में उनको फूल चढ़ाने थे, जहां पे उन्हें फूल चढ़ाने थे उन्होंने उससे फूल उठा के अपने बेटे पे बरसा दिए। माने इस प्रकार की मानसिक स्थिति का आदमी अगर हमारे देश के एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, और लोग फिर मोहनलाल धाकड़ को भी लोग जस्टिफाई कर देते हैं, मोहनलाल धाकड़ को भी भूल जाते हैं। वो उसको जो एक उप मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश का, जो कि एक महिला हमारे देश की सैनिक को पूरी तरह से अपमानित करती है और उसको जो दंगाई हैं उनकी बहन बताती। तो इस प्रकार की चीजें अगर देश के अंदर हो रही हैं और देश के अंदर विरोध का स्वर नहीं उठ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो आप सनातन धर्म की बात करते हैं और ढोंग इस तरह कहते हैं बड़े धार्मिक हैं और हमारी बड़े शुद्ध विचार हैं, तो अगर इस प्रकार के लोग, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपने उसको सामाजिक मान्यता दे दी, उसके बेटे को इलेक्शन जिता दिया, मोहनलाल धाकड़ फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो इस प्रकार की चीजें अगर एक वो जो अपने देवे गौड़ा साहब हैं, उनके पौत्र जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने किस प्रकार की हजारों वीडियोस उनकी जो है उसमें रही, तो एफसीन फाइल में क्या है, जो एचडी देवेगौड़ा साहब के
पोते जो है उनके वीडियोस है जिन्होंने किसी महिला को नहीं छोड़ा। तो मतलब ये इसका मतलब ये है कि आपके पास क्योंकि पैसा है, तो पैसे के बल पे मानी बात है कि भाई कोई भी हजारों स्त्रियां क्यों एक आदमी के पास जाएंगी, क्योंकि आपके पास पैसा है। अभी आपने देखा होगा परसों इंदौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं जिनका नाम है गोलू शुक्ला। उन्होंने अपने बेटे के विवाह के कार्यक्रम में 70 लाख के केवल पटाखे फोड़ दिए। तो इस प्रकार का जब पैसे का नंगा नाच हो रहा है और बेटियों की अस्मिता से तो वेश्याला बना दिया आपने, और इसका कोई विरोध नहीं हो रहा। तो मुझे याद आ रहा है जो प्यासा का एक गाना था, तुमने तो नहीं सुना होगा। प्यासा एक पिक्चर थी गुरुदत्त की, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। अरे नाज तो हमें अपनी भारत माता पे है, अपने देश पे नाज है, लेकिन इस देश के अंदर जहां पे गरीबों को आप जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं, भगवान का नाम रख के उनकी जो रोजी रोटी, उनको जो मनरेगा के अंदर रोजगार मिलता था उसको बंद करते हैं। आप हमारे देश के युवाओं को अग्निवीर के तहत उनकी 4 साल की नौकरी कर देते हैं। आप किसानों को 13 महीने बिठा देते हैं। आप पूरी अरावली हिल्स को तोड़ के पूरे देश के अंदर प्रदूषण बढ़ा देते हैं। आज की तारीख में केवल एनसीआर के अंदर प्रदूषण नहीं है, निधि ज्यादा मुस्कुराओ मत, तुम्हारे लखनऊ के अंदर भी इतना प्रदूषण है कि वहां भी मैच को स्थगित करना पड़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज प्रदूषण की स्थिति है। और फिर आप कहते हैं हम सनातनी हैं, भगवान श्री राम की संतान है, हम राम राज्य लाएंगे। क्या आप चीन के विशेषज्ञों को नहीं बुला सकते? चीन में इतना पॉल्यूशन क्यों नहीं है, आप बताइए। भाई चीन की पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन एक है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो उसका हमसे बहुत ज्यादा है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उनके यहां लगी है ना, वो कैसे करते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल? यूरोप ने कैसे अपनी नदियों को पॉल्यूशन फ्री कर दिया? क्या आप उन विशेषज्ञों को बुला के अपने देश के अंदर इसके लिए, क्या अपने देश के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? तो जहां पे लोग इतने मूर्ख हो जाएं कि धर्म के नाम पे भी धर्म का असली मतलब न समझें, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मैं तो शुद्ध सनातनी हूं, ढोंगी और फर्जी सनातनियों से मुझे परहेज है। तो अगर ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी और इस प्रकार से लोग आंख मूंदे रहेंगे और अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे और केवल बड़े बड़े पूंजीपति देश को नचाते रहेंगे। और मैं डोनाल्ड ट्रंप से भी पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, भाई अगर आपके अमेरिकन कोर्ट्स के सम्मन्स को भारत सरकार गौतम अडानी को सर्व नहीं कर रही है तो आपको अग्रिम कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है? या केवल एप्स्टीन फाइल और अडानी के केस को आप नेगोशिएट करके भारत से ट्रेड डील करके भारत के किसानों को कुचलना चाहते हैं? और आप देखिएगा 2-4 दिन के अंदर आपका ट्रेड डील हो जाएगी और भारत के सारे हितों का समझौता हो जाएगा। 142 करोड़ लोग प्राइस पे करेंगे क्योंकि अडानी जी को बचाना है और एप्स्टीन फाइल में अपने लोगों को बचाना है। तो क्या ऐसा देश के अंदर होना चाहिए? क्या एक स्वस्थ राष्ट्र के अंदर ऐसा होना चाहिए? क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या हमारे फेफड़ों की कोई कीमत नहीं है? तो जब पूरे विश्व के अंदर भारत ही मात्र एक ऐसा देश है जो 1000 और 1500 का AQI लेवल चला गया है, जहां बाकी देशों में 100 से, अफ्रीका जैसे कंट्री में 100 से ज्यादा का AQI नहीं है। तो ये आपको क्या, फिर हमारे यहाँ चलिए AQI इतना ज्यादा, मुंबई के अंदर इतनी खराब स्थिति क्यों है? वहां तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। चलिए नॉर्थ इंडिया के बारे में आप कहते हैं ह्यूमिडिटी नहीं है इसलिए सारा धुआं जो है नीचे आ जाता है, पराली जलना बंद हो गया तो भी ह्यूमिडिटी जाते। और फिर रेखा गुप्ता जैसी मुख्यमंत्री आपकी है, वो कहते हैं तंदूरी खाना बनता है इसकी वजह से पॉल्यूशन आता है, वो तंदूरी खाने को बंद करने के चक्कर में। तो ऐसे ऐसे जहां महाज्ञानी लोग हों जो नाले की गैस से चाय बनवा सकते हो और तंदूर को बंद करके पॉल्यूशन को बंद करा सकते हो, हमारा जीवन नरक बनाने वाले ये एप्स्टीन फाइल में नाम आ भी जाएगा तो देखिएगा उसका भी जस्टिफिकेशन बता देंगे। ये देखिए हमारे ऋषि मुनि तो ऐसे ही करते थे। एक था ना गवर्नर साहब थे, वो बताते जब मोर और मोरनी के आंसू मिलते हैं तो बच्चे पैदा हो जाते हैं। पता है ऐसे ऐसे साइंटिस्ट पैदा हो गए सनातन धर्म के नाम पर कि भैया भगवान बचाए मेरे देश को और असली हमारे देश के अंदर जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की परंपराएं हैं उनको कायम करें। बिल्कुल सर, लेकिन इस प्रकार की जो तस्वीरें सामने आई हैं और साफ तौर से बताया जा रहा है कि नवंबर के महीने में जो अमेरिकी संसद है उसमें ये प्रस्ताव आया था और 2 सांसद ये प्रस्ताव लेकर आए कि एप्स्टीन से जुड़े जो दस्तावेज है उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए और दोनों ही सदनों ने इस प्रस्ताव को भारी बहुमत से पास कर दिया। ट्रंप की पार्टी के भी किसी सदस्य ने उनका साथ नहीं दिया और सीनेट ने बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया और आज शाम को जब ये तस्वीरें आज बताया जा रहा है कि सामने आएंगी
तब इसको लेकर के काफी ज्यादा सस्पेंस फिलहाल बना हुआ है। और आप देखिए कि जो फाइलें 15-20 सालों से सीक्रेट बनी हुई थी, उन्हें सार्वजनिक किए जाने की स्थिति कैसे बनी और ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद वो नाकाम कैसे रहे? क्योंकि जब आप सोचिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप नहीं रोक पाए, बिल गेट्स नहीं रोक पाए, तो क्या एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे को रोकना हमारी सरकार के बस में है कि अगर यहाँ पर किसी का कोई नाम आ जाता है तो वो नाम सामने ना आए? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखो निधि, ये भी खबरें उड़ रही हैं, अब कितनी सही हैं कितनी गलत हैं ये तो मुझे नहीं पता, कि एप्स्टीन ने जो आत्महत्या की थी, उस आत्महत्या में जिस सॉलिडेरिटी सेल में वो था, उसके अंदर ना कोई पंखा था, ना कोई हुक था, ना कोई खिड़की थी। इसका माने ये जो बताया गया कि साहब उसने जिस चादर पे सोता था, उस चादर का फंदा लगा के, गले का फंदा लगा के और आत्महत्या की। आज तक वो रहस्य नहीं खुला कि भैया जब वहां कोई कुंडी ही नहीं थी और वहां पे कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी तो वो लटका कैसे। लेकिन चलिए, फिर उसमें एलन मस्क का नाम भी आ रहा है कि एलन मस्क ने उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया। आई डोंट, ये सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो बता रहा हूं। बिल गेट्स जो है उनका नाम आ रहा है, तो बिल गेट्स वर्सेस एलन मस्क, आप जानते हैं ये सब राजनीति चलती है, गूगल वर्सेस एलन मस्क वर्सेस बिल गेट्स, ये सब चलता रहता है। वो है क्या? फिर ये भी बात पता पक्की है, देखो एक साइकोलॉजी है निधि, तुमको खुद पता होगी। भाई 100 लोग हैं मान लीजिए, अब 100 लोगों में 100 का नाम तो होगा नहीं एप्स्टीन फाइल में, 5 आदमियों का नाम होगा। अच्छा, आपस की पॉलिटिकल राइवलरी है, तो जब उसमें दबाव डालने की बात आएगी तो डेमोक्रेट्स में और रिपब्लिकन्स में वो लोग तो चाहेंगे कि एप्स्टीन फाइल ना खुले, जिनकी फोटो है एप्स्टीन के अंदर, जो 95% लोग हैं। भाई जो मैं समस्या झेल रहा हूं, और मैं क्या, आप जितने दर्शक श्रोता है वो भी झेल रहे होंगे। अब आप जैसे हर कॉलोनी के अंदर 95% लोग हैं जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन करा रखा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन भी करा रखा है, एनक्रोचमेंट भी करा रखा है, ये जमीन कब्जा करो, वो जमीन कब्जा करो। अच्छा, 5% हम जैसे लोग हैं जिन्होंने कोई कब्जा नहीं किया हुआ है, कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो 5% के साथ तो केवल 5% लोग हैं ना, 95% लोग तो वो हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट वाले हैं। तो उनकी मेजोरिटी है, इसलिए कुछ काम नहीं होता, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस है उनको वोट चाहिए। वही स्थिति यहाँ पे है। अगर डेमोक्रेट्स ने इसको रिवील किया है और डेमोक्रेट्स ने इसमें प्रेशर बनाया है और रिपब्लिकन्स ने भी इसमें दस्तखत किया है, इसका मतलब यह है कि उन लोगों की मेजोरिटी है जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है। अच्छा, ये अब मानी बात है कि इसमें अब हमारे देश के भी बड़े बड़े लोग हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे होता है। भाई हमारे देश में तो ऐसा भी होता है ना कि आईपीएस अफसर अगर कोई घटना को उल्लेख कर देता है और किसी लड़की के बारे में बता देता है तो वो जेल के अंदर चला जाता है। अगर वो बता देता है कि कैसे 2002 में हुआ था तो वो जेल के अंदर चला जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से अमेरिका जैसे थे, लेकिन अमेरिका के कोर्ट्स ने जो 1 साल पहले समन इशू किया है, इसके बावजूद, रिमाइंडर्स देने के बावजूद अगर वो गौतम अडानी को सर्व नहीं हो रहा है, तो भैया अमेरिका की न्याय प्रणाली पर भी मुझे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। वो भी लगता है भारत जैसी है, वरना अभी तक जो समन इशू करने के जिनको आदेश दिए गए थे उन्होंने समन इशू नहीं किया, उनको जेल के अंदर अमेरिकन कोर्ट को डाल देना चाहिए था, तब तो कानून का पालन होगा। तो जो हम सुनते हैं कि अमेरिका के अंदर कानून बड़ा सख्त है, मुझे लगता नहीं कि बहुत सख्त है, वरना अभी तक सबन इशू भी हो गए होते, सर्व भी हो गए होते, अमेरिका में पेशी भी हो गई होती। बेईमान होते तो जेल के अंदर जाते, ईमानदार होते तो छूट जाते। ये बात आपने सही कही सर। और एक और चीज आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में, सुब्रमण्यम स्वामी का नाम, जो उन्होंने जब से एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आने की बात कही है, तब से वो गायब ही हो गए। ना कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, ना कोई जवाब दे रहे हैं, ना किसी डिबेट में आ रहे हैं, अभी तक किसी को दिखाई नहीं दिए। अब वो किसी भी तरीके की टिप्पणी करने से भी बच रहे हैं। तो साफ तौर से बताया जा रहा है कि उन्होंने, क्योंकि पीएम मोदी का नाम लिया एप्स्टीन फाइल से जोड़ते हुए, इसलिए वो गायब कर दिए गए, या फिर वो गायब हो गए हैं, या फिर वो विदेश चले गए हैं। इस चीज को लेकर के आशंकाएं जताई जा रही हैं। और इस पर जो है वो जो पत्रकार है आवेश तिवारी, उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और वो कहते हैं कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी का धनखड़ हो गया है? ना तो सोशल मीडिया पर बाजार नजर आ रहे हैं, ना कोई पोस्ट कर रहे हैं। ये सवाल मैंने अपने अजीज दोस्त विश्व दीपक से पूछा, और उन्होंने कहा कि भाई जब से वो एप्स्टीन फाइल के बारे में बोला है, तब से वो लापता है। विश्व दीपक कहते हैं कि पिछले 12 सालों में झूठ का एक स्वर्ण महल तैयार किया गया। 2012 में पहली मंजिल बनी, 2014 में दूसरी, फिर तीसरी, फिर मंजिल पर मंजिलें बनती गई। लेकिन जिस दिन गृह प्रवेश होना था, पता चला कि उस दिन पूरा महल भरभरा कर गिर गया। क्यों? क्योंकि उस महल की बुनियाद ही नहीं थी।
पूरा का पूरा महल हवा में खड़ा था। मीडिया में विज्ञापन देकर खूब प्रचार किया गया, लोगों ने जमकर बुकिंग भी कराई। जब पोजीशन देने की बारी आई तो पता चला कि फ्लैट कहीं कहीं है ही नहीं, सिर्फ कागजों में है। जिन लोगों ने बुकिंग कराई थी उनका बहुत नुकसान हुआ। फिर लिखा गया कि अब जो ग्राहक है, अब ग्राहक महल के वास्तुकार को खोज रहे हैं, लेकिन वो फरार हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को कल से किसी ने देखा है। पहले जब नेशनल हेराल्ड नाम एक बार आता था तो सुब्रमण्यम स्वामी 10 बाइट देते थे। अब कहाँ गायब हो गए, पता नहीं चल रहा है। एक्स पर 15 दिसंबर के बाद से उनकी कोई पोस्ट भी नहीं आई है। सुना है विदेश भाग गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब से स्वामी जी ने एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम का जिक्र किया, तभी से उन्हें अज्ञातवास पे भेज दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी ऐसे ही गायब हो गए थे। तो कौन कर रहा है ये सब, ये वो सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं बहरहाल वास्तुकार भले ही गायब है, लेकिन फाइनेंसर और बिल्डर अभी भी डटे हुए हैं। अब वो नया प्रोजेक्ट बेचने की तैयारी कर रहे हैं, झांसे में मत आना। जिन लोगों ने दिवाकर बनर्जी की फिल्म खोसला का घोंसला देखी होगी, वो मेरी बात से आसानी से समझ जाएंगे। अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए। उदारीकरण के बाद जमीन से कटा हुआ लेकिन जमीन की तलाश करता हुआ भारत का मध्य वर्ग दिखेगा। मनमोहन सिंह के दौर में तैयार हुआ वो मध्य वर्ग अब मिटने की कगार पर है। आज हर शहर में पनप रहा बिल्डर माफिया और नेताओं का नेक्सस दिखाई देगा। मेरी सलाह बस इतनी है कि एक बार कटने के बाद अब उसी बिल्डर के दूसरे प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक मत कराना। और यंग इंडिया और एजेल के बीच जो लेन देन हुआ वो बहुत सामान्य बात है, इसे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। लेकिन स्वामी जी उस पर महल बनाकर फ्लैट बेचने लगे। झूठ का फ्लैट दोबारा मत खरीदना। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर के लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया और कहा जा रहा है कि वो गायब है। आपको क्या लगता है सर कि वाकई में कोई कर सकता है? क्योंकि अगर कर सकता तो सुब्रमण्यम स्वामी जो लगातार खुलासे कर रहे थे, लगातार ट्वीट्स कर रहे थे, डिबेट्स में आकर के बोल रहे थे, तो मुझे लगता है उनको तभी शांत करा दिया जाता। अब जो उन्होंने ट्वीट करके ये डिलीट करने का खेल किया है, उसके बाद से उनका गायब होना, ये क्या कहता है? देखो, पहली बात निधि, मेरा तुमसे निवेदन है कि जब सुब्रमण्यम स्वामी का नाम लो तो पूरा लो, केवल स्वामी कह के तुमने कई बार संबोधन किया। भैया मेरे पे भी कहीं पता चला मैं भी स्वामी हूं, मुझे उठा के बंद कर दें। मेरा सुब्रमण्यम स्वामी से कोई लेना देना नहीं है। वो साउथ इंडियन स्वामी है, मैं उत्तर प्रदेश का गौड़ ब्राह्मण मेरठ का स्वामी हूँ। मेरी स्पेलिंग जो है SWAMI है, उनकी स्पेलिंग SWMY है। तो तुमसे मेरा अनुरोध है, और बाकी जो सारे यूट्यूबर्स हैं, भैया स्वामी मत कहा करो, सुब्रमण्यम स्वामी पूरा कहा करो। नंबर 1। नंबर 2, देखिए परिस्थिति यह है कि जहां तक नेशनल हेराल्ड का केस है, उसमें मैं सुब्रमण्यम स्वामी का दोष बहुत ज्यादा नहीं मानता। उसमें मैं दोष मानता हूं ईडी सीबीआई का, और मैं दोष मानता हूं न्यायालय का। देखिए, कोई भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म निधि तिवारी कर सकती हैं, संजय शर्मा कर सकते हैं, अखिल स्वामी कर सकते हैं, मैंने किया। अच्छा, मान लीजिए मेरी आधी अधूरी रिपोर्ट थी, मैंने वो रिपोर्ट जो है ईडी सीबीआई पे लगाई, मैंने गवर्नमेंट को दी, मान लीजिए मैंने दे दी। अच्छा, अब ये मैंने तो अपनी जांच जो भी करनी थी कर ली, मैंने रिपोर्ट लिखा दी, मैंने अपना एक दरखास्त दे दी। उसके बाद जब ये कानूनी डिपार्टमेंट है ईडी सीबीआई के पास और सरकार के पास, तो उसके बाद जब उन्होंने उसका विश्लेषण किया और ईडी सीबीआई ने 6 साल तक ये मेंटेन किया कि नेशनल हेराल्ड में कोई केस नहीं बनता है और नेशनल हेराल्ड के केस को परस्यू नहीं करना चाहिए, इसके बावजूद जिन ईडी सीबीआई के अधिकारियों ने नेशनल हेराल्ड के केस को परस्यू किया और बिना एफआईआर के उसमें चार्जशीट फाइल कर दी, उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो सुब्रमण्यम स्वामी का दोष तो 1% का है, बाकी 99% का दोष उस न्यायालय से माफी मांगते हुए, जो भी न्यायालय है, पूरे सम्मान पूर्वक मैं उनसे कहता हूं, अगर आपने उसके लिए कॉग्निसेंस ले लिया उसका और उसके बाद सम्मन इशू कर दिए और बेलेबल वारंट इशू कर दिए और बेल लेनी पड़ी और उसके बाद 10 साल तक उनको चढ़ाया जाता रहा कि वो बेल पे हैं, बेल पे हैं। अरे, जिस चीज का कॉग्निजेंस ही नहीं है, जिस चीज का कोई केस नहीं बनता, जिसमें एफआईआर नहीं है, जब एफआईआर के बिना केस ही नहीं बनता था तो 10 साल तक आपने उसको घसीटा क्यों? तो सुब्रमण्यम स्वामी का दोष जितना है उससे ज्यादा दोष इसका है। नंबर 2। नंबर 3, तीसरा ये कहते हैं कि एक बार जब बंदूक से गोली चल गई और मुंह से गोली निकल गई तो उसके बाद निकल जाती है। अब सुब्रमण्यम स्वामी चाहे उसको डिलीट करते रहे, उन्होंने कह दिया ना, उन्होंने नीलू व्यास के कार्यक्रम में भी कई बार डिबेट में आके कहा और नाम लेके कहा, यहां तक उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि भैया भारतीय जनता पार्टी को 19 तारीख के पहले अपने बड़े बड़े नेताओं को बुला के विचार विमर्श कर लेना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। अच्छा, उसकी बात को ले उड़े यूट्यूबर्स, भाई उनको भी कोई सूत्र चाहिए, सूत्र मिल गया सुब्रमण्यम स्वामी का। जिस सुब्रमण्यम स्वामी की कील से उन्होंने सोनिया गांधी और
राहुल गांधी को चुभोया था, उसी से का करते हुए यूट्यूबर्स ने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को झेलना शुरू कर दिया, लोगों के नाम आने शुरू हो गए। अब स्वामी जी या तो ये, लेकिन मैं ये समझता हूं कि स्वामी जी बड़े कच्चे खिलाड़ी हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि इतना कच्चा दांव खेल गए होंगे, जबकि उन्होंने कहा था कि मेरे स्टूडेंट्स थे और स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन मिली थी और 100% इंफॉर्मेशन है, और ये सब जो सीडीज हैं और फाइल्स हैं ये चीन के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, क्योंकि वो जानते हैं इनमें डिफेमेशन भी हो सकते हैं। क्योंकि सूत्र जो है भाई, सुब्रमण्यम स्वामी जैसा आदमी जिसके आधार पे नेशनल हेराल्ड का केस हो सकता है, 10 साल तक परस्यू हो सकता है, और अगर उसे लोगों ने सूत्र मान के और स्रोत मान के उसे उल्लेख कर दिया, उन नामों का उल्लेख कर दिया, तो मेन कल्प्रिट तो सुब्रमण्यम स्वामी हुए। तो सुब्रमण्यम स्वामी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि इस प्रकार का कच्चा खेल खेलें। तो या तो सूत्र पक्के हैं उनके, पता चल जाएगा। अगर उनके सूत्र पक्के हैं तो एक दिन में हीरो बन जाएंगे। हो सकता है अपनी सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हो बाकी अपोजिशन पार्टी से मिलके, ये भैया जब ये निकल आएगा 48 घंटे के बाद तो मुझे को प्रधानमंत्री बना देना, क्योंकि मैंने ही सारा रहस्योद्घाटन किया। तो मैं अभी अपने सारे आई एम होल्डिंग माई हॉर्सेस। लेकिन सर रहस्योद्घाटन उन्होंने करके अपना ट्वीट डिलीट क्यों किया था, इस पर भी बड़े सवाल उठे थे उस समय। नहीं, अब डिलीट करने से अंतर क्या पड़ता है भाई? आपने एक तहलका तो मचा दिया ना, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आपने एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा दिया जिसका अगर आप तो कह रहे थे ना सूत्र आपके पास पक्के हैं भाई। बाकी जितने लोग थे, यूट्यूबर्स थे, उन्होंने तो सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट और उनकी विश्वसनीयता और 10 साल तक नेशनल हेराल्ड को चलाने के चक्कर में उनको कोट करके बात बता दी। लेकिन जो मेन इशू जो सृजन करता है वो तो सुब्रमण्यम स्वामी है, तो उसे डिलीट कर दें, इससे क्या अंतर पड़ता है भाई? तुमने एक अव्यवस्था तो फैला दी ना देश के अंदर, तुमने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक बात कह दी, अब या तो उस पर स्टिक करो या तो उसे प्रूव करो। और नेशनल हेराल्ड के केस में मेरे को अच्छा, ये राहुल, आपको मैंने परसों भी बताया था कि राहुल गांधी जब गए और अभी उनसे पूछा गया जर्मनी में कि ये बताइए जब ईडी सीबीआई आपको 50-50 घंटे ग्रिल करती थी तो आपको कैसा लगता था? उन्होंने कहा मैं जब जाता था मैं ईडी सीबीआई के अफसरों से कह देता था कि तुम लोग जो मेरे को ग्रिल कर रहे हो, मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ, ग्रिल होने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम लोगों के चेहरे पहचानने आया हूँ। 2-3 साल के बाद बेटा तुम ही लोगों को झेलना पड़ेगा, तुम जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हो उसको तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो ये पॉइंट ये है ना भाई, देखिए अगर आप किसी को, और ये प्रूव हो गया कि नेशनल हेराल्ड में भाई आप 10 साल के बाद थोड़ी एफआईआर लिखाते हैं। अगर उस समय वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था और उस पर इतना ज्यादा प्रोसिक्यूशन की आवश्यकता थी तो एफआईआर उसी समय लिख लेनी चाहिए थी ईडी सीबीआई को। आपने तब ईडी उसको एफआईआर के योग्य नहीं समझा, और 10 साल के बाद भाई एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। 10 साल बाद थोड़ी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आती है। जब कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देता है कि क्योंकि एफआईआर नहीं हुई इसलिए हम इसको नहीं सुनेंगे, तो एफआईआर लिखा दी। ये बात आपने सही कही सर। फिलहाल सुब्रमण्यम स्वामी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। होपफुली वो सामने आए जब ये सारी एप्स्टीन फाइल सामने आए आज, जो कि कुछ घंटों बाद ही कहा जा रहा है कि सामने आएगी। फिलहाल सर हमारे देश में जो है संसद सत्र को लेकर के सियासत गर्म थी और आज संसद सत्र खत्म हो रहा है और स्थगित कर दिया गया। जो लोकसभा है उसको शुरू होते स्थगित आज भी कर दिया गया। और कल जिस तरीके से हमने देखा कि आधी रात तक राज्यसभा में बहस चली, लोकसभा में तो सुबह सुबह पास ही करा दिया गया था बिल, लेकिन राज्यसभा में रात को 1 बजे तक बहस चली। 1:45 वो जो बिल है वो पास करा लिया गया ध्वनि मत से, और उसके बाद ये सारी चीजें हो गई, संसद सत्र भी खत्म होने को आया है। तो अब जो कांग्रेस के जयराम रमेश है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या बताया इस सत्र के बारे में, छोटा सा वीडियो है वो दिखाते हैं। संसद का प्रदूषणकालीन, माफ कीजिएगा शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ है। 15 दिन का सेशन था, सबसे छोटा सेशन पिछले कुछ सालों में। हर साल जब विंटर सेशन होता है, शीतकालीन सेशन होता है, वो 21 से 28 दिन तक चलता है। इस बार सिर्फ 15 दिन के लिए बुलाया गया था और 30 नवंबर इसकी शुरुआत पहली तारीख को हुई, दिसंबर पहले को हुई और आज 19 है। 30 नवंबर 2025 को रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में जो एक औपचारिकता है, हर सेशन के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, उसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह जी करते हैं। लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में नड्डा साहब भी बैठे हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बैठते हैं और एक दो और मंत्री बैठते हैं। और उस सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की ओर से क्या मुद्दे हम उठाना चाहते हैं उसका हम जिक्र करते हैं, और सरकार की ओर से जो विधेयक वो लाना चाहते हैं और पारित करना चाहते हैं उसकी जानकारी हमें देते हैं। तो इसी के अनुसार 30 नवंबर को हमें कहा गया कि 14 विधेयक पेश होंगे इस सेशन में। इस 14 में से 2 औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, मणिपुर को लेकर और सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को लेकर। तो कुल मिलाकर 12 विधेयक की जानकारी हमें दी गई थी। उसमें से 5 आए ही नहीं इस सत्र में। इसकी जानकारी देना, मुझे पता नहीं क्यों देते हैं जानकारी, जब उनका मकसद है ही नहीं कि ये विधेयक आए। राजनाथ सिंह जी से कहा था कि राजनाथ सिंह जी, ये तो औपचारिकता है जो आप हर सेशन के पहले निभाते हैं, पर हमारा अनुभव ये रहा है कि हर सेशन के समाप्ति के पहले आप कोई ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ते हैं। तो इस सेशन में आप कौन सा ब्रह्मोस मिसाइल निकालेंगे, उसकी जानकारी हमें थोड़ा दे दीजिए। वो हंसे, उनको जानकारी नहीं हुई होगी देन तब। तो ऐसा ही हुआ, जैसा कि मैंने संकेत दिया था राजनाथ सिंह जी को, ऐसा ही हुआ। और एक विधेयक जो पारित हुआ दोनों सदनों में बड़े हंगामा के बीच में, वो आखिरी 2 दिन में लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया। 2 ऐसे विधेयक हैं जिसकी मांग विपक्ष ने की थी कि इसको कमिटी में भेजा जाए, और हमारी छोटी सी उपलब्धि है कि ये 2 बिल, एक सिक्योरिटीज बिल और दूसरा जो हायर एजुकेशन कमीशन बिल है, उस समिति को भेजे गए हैं। इस सेशन की शुरुआत हुई और सरकार की ओर से जो वक्ता बोले, ये सेशन की शुरुआत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के उपमान से शुरुआत हुई। सारा वंदे मातरम जो डिबेट था, जो बहस थी, जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर संसद में पेश करना सरकार की ओर से, और कुल मिलाकर यही निकला कि रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान हुआ, जिन्हीं के सिफारिशों के आधार पर अक्टूबर 28, 1937 को कोलकाता की CWC की बैठक में यह तय हुआ कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया जाएगा, राष्ट्रीय गान होगा, और उसके जो पहले पंक्तियां हैं वो राष्ट्रीय गान बनेंगे। ये रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह के आधार पर ही किया गया था। वो भूल गए तो अपमान किया रविंद्रनाथ टैगोर का। बीच में जो हर सेशन में होता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री का अपमान किया जाता है, बदनाम किया जाता है, और इस सेशन की समाप्ति
महात्मा गांधी के अपमान से हुआ है। तो शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान से, बीच में पंडित जवाहर नेहरू के अपमान और अंत में महात्मा गांधी का अपमान। तो प्रधानमंत्री की रणनीति बिल्कुल साफ थी। तीन हमारे 20वीं शताब्दी के बड़े बड़े महानुभाव जो आधुनिक भारत के स्थापक हैं, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का बदनाम और अपमान किया है। तो सर, जयराम रमेश ने बताया कि ये सबसे छोटा सत्र था, शीतकालीन सत्र, और इसमें जिस प्रकार से आप देखें कि केवल और केवल हमारे महापुरुषों का अपमान किया गया, जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी इस सत्र से पहले, उसमें विपक्ष ने पूछा कि क्या क्या जो है विधेयक आएंगे, तो बताया गया कि 12 से 14 विधेयक जो है वो पेश करेगी सरकार, लेकिन 5 विधेयक इसमें से आए ही नहीं। तो फिर जानकारी देने का इसका कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जिस प्रकार आप देखिए कि इस बार महात्मा गांधी का नाम हटाया गया और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू हो चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, सबका जिस प्रकार से अपमान किया गया है, इसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी, जो कि अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त कहती है? नहीं, देखिए, महात्मा गांधी का नाम हटा दो यार, तुम किसी का नाम हटा दो, तुम सारे नाम हटा दो, तुम्हें जो नाम गोडसे का नाम रखना है, तुम्हें सावरकर का नाम रखना है, माफी जो रखना है रख लो, मुझे उसमें परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी यह है जो तुम्हारी स्कीम है, वो स्कीम से श्रमिकों का फायदा होगा कि नुकसान होगा। भाई, नाम मेरा अखिल स्वामी रखो या धन्ना सेठ रखो या वही है ना कि आंख का अंधा और नाम नैन सुख, वो वाली बात है। नाम से क्या लेना देना भाई, नाम पे बहसें नहीं होनी चाहिए। असली बहस ये होनी चाहिए और ये श्रमिकों को समझना चाहिए, श्रमिक नेताओं को समझना चाहिए। जैसे किसानों ने समझ लिया था कि 3 किसान बिल उनके हितों के खिलाफ थे और उन्होंने 13 महीने तक संघर्ष किया और बिल वापस करा लिए। तो और पास्ड बिल था जो पार्लियामेंट से और राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए थे, उसको वापस करा लिया। ये श्रमिकों को समझना चाहिए भाई। ये एक प्रकार से जो मनरेगा का प्रोजेक्ट था उसमें जो गरीब लोगों को मदद मिलती थी उसको रोकने का प्रयास है। नाम से क्या, तुम किसी के नाम पे रख लो यार, तुम मोदी जी के नाम पे रख लो, तुम जो है जसोदा बहन के नाम पे रख लो, हमें कोई परेशानी नहीं है। कहिए जसोदा बहन के नाम पे ये हम श्रमिक, लेकिन असली तुम लोगों को पैसा दो, मनरेगा का पैसा दो, जिसको भी जरूरत है उसको पैसा दो। लोगों की झोपड़ियां, अब देखिए बिहार के अंदर औरतें जो है सड़कों पे उतार आई हैं। पहले उन्हें 10,000 रुपए दिए, फिर उनकी झोपड़ी टूटे तोड़ी, अब वो 10,000 रुपए वापस मांग रहे हैं। अब तो बताओ निधि, खुद बताओ, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। पहले 10,000 रुपए दे दिए सवा करोड़ औरतों को। सर कि हमारे वोट भी तो वापस करो, आप हमारे पैसे वापस मांग रहे हो तो वोट भी तो अरे अब वापस क्या करो, कर पैसे लेंगी, तुम्हारे कर क्या लेंगी? अरे यार कर क्या लेंगी? सम्राट चौधरी आएंगे, उनके गुंडे आएंगे, सबको लाठी मार मार के घर भगा देंगे। अच्छा, बाकी समाज के लोग कहेंगे अरे ये औरतें थोड़ी हैं, जैसे कहते थे ना, ये किसान नहीं है, ये छात्र नहीं है, ये देशभक्त नहीं है, और ये नक्सलवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं। उसी तरह इन औरतों को कह देंगे ये बांग्लादेशी एजेंट है। भाई सीधी सी बात है, तुमने पैसे दिए। अच्छा, आप कह रहे हैं पुरुषों के पास पैसे चले गए। अरे यार, तो पुरुषों के पास पैसे चले गए, पुरुषों ने मांगे थे, तुमने दिए, तुमने दिए, जेल भेजो जिन्होंने दिए थे पैसे। भाई कैसे पुरुष को दे दिया तुमने? तुम्हें नहीं पता था कैसे? तुम्हारे पास इतनी सूचना नहीं है कि जिसको पैसा दे रहे हो औरत है कि पुरुष है? ऐसे ही महाराष्ट्र में पैसे की वसूली इन्होंने कर ली। पहले तो वोट खरीद लिया, अब पैसा वापस ले लिया, अब झोपड़ी भी तोड़ दी। अब जितनी दलितों की बस्तियां हैं, ज्यादातर दलित बेचारे वही हैं जो सड़कों की। अच्छा, मैं एक खबर देख रहा था इनकी, बंगाल की। देखिए यही कंपैरिजन है जनहित और जनहित के खिलाफ। हावड़ा ब्रिज के ऊपर कुछ वीडियो ये यूट्यूबर जो हैं वो सर्वे कर रहे हैं, आप उन्होंने दिखाया, आप भी देख लीजिएगा उन वीडियोस को, 2-3 वीडियोस हैं। हावड़ा ब्रिज के ऊपर जो हॉकर्स हैं, सब्जी बेचने वाली हैं, वो किनारे किनारे बैठी हुई हैं, चलने में परेशानी हो रही है। लेकिन जब लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि आपको कोई समस्या के, नहीं हमें तो दीदी ने पूरा काम करने का मौका दे रखा। यार एक चीज बताओ निधि, तुम अगर अच्छे घर में पैदा हो गई और तुम मध्यम वर्ग में पैदा हुई, मैं मध्यम वर्ग में पैदा हो गया, ये मेरी उपलब्धि है। जो गरीब पैदा हुआ देश में, जिस बेचारे को न झोपड़ी है, न जाड़े में ओढ़ने के लिए कोई चीज है, न खाने के लिए कुछ है, अगर अपना पेट भरने के लिए वो बेचारा अगर सड़क के किनारे अपनी लगाता है दुकान, चाय बेचता है, ठेला लगाता है और रात को बंद करके बंद चला जाता है, तो थोड़ी बहुत बदबू आप सहन नहीं कर सकते? अगर आपको गरीबों से बदबू आती है तो
इतना ज्यादा अमेरिका और इसको न्यूयॉर्क बना देंगे। अमेरिका, न्यूयॉर्क और विश्व के, मैं तो गया विदेश में, मैंने सड़कों के किनारे लोगों को लेटे हुए देखा, पार्क में लेटे हुए देखा, उनके वहां मकान नहीं है, अपना साइकिल लेके सुबह निकल जाते हैं और रात में जाके किसी पार्क में या सड़क के किनारे सो जाते हैं। तो गरीबों से इतनी घृणा। फिर जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो अनाज में निर्भर करते हैं, उनके पेट पे लात क्यों मार रहे हैं, उनकी झुग्गी क्यों तोड़ रहे हो, उनकी दुकानें क्यों तोड़ रहे हो? अब ये दुकानों की बात देखिए, बिल्कुल निधि सही है, ठीक है, आप सड़क पे एनक्रोचमेंट मत होने दीजिए, सड़क पे एक पैसे का एनक्रोचमेंट मत हो दीजिए, लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन खुद तो कराएंगे। सलीम शेरवानी के भतीजे का सैनिक फार्म के अंदर कोठी तोड़ दी। अरे पूरा का पूरा सैनिक फार्म इलीगल है, और सैनिक फार्म के अंदर बड़े बड़े सारे पूंजीपति और सारे ब्यूरोक्रेट्स की कोठियां हैं। तोड़ो पूरी, अमीरों की तोड़ो, तब तो यार कोई राहत मिलेगी। यार अमीर जो है ये बड़ा अकड़ते फिरते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते फिरते हैं, अमीरों पे चलानी। मैं खुद केस लड़ रहा हूं 7 साल से, और डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, इलीगल कंस्ट्रक्शन आंखों के सामने। कोर्ट में इतनी जहमत नहीं उठाता, कोर्ट कहे कि ठीक है हम अपने कोर्ट के आदमी को भेजते हैं, उसकी वीडियोग्राफी कराते हैं, देखते हैं इलीगल है कि नहीं, अगर लीगल है तो स्वामी जी पे दंड करो, इलीगल है तो तोड़ो, नहीं डेट पे डेट दिए चले जा रहे हैं। अरे तो गरीबों पे बुलडोजर चलाते समय तो तुम्हें एक 24 घंटे की तुम मोहलत नहीं देते, और अमीरों की और गुंडे बदमाश, क्योंकि मेरे पड़ोसी जो हैं गुंडे बदमाश हैं, उनके पास ताकत है, पैसे की ताकत है और लठ की ताकत है, वो पैसा खिला देते हैं, उनका काम हो जाता है। ऐसे देश चलेगा क्या? गरीबों के लिए अलग कानून और अमीरों के लिए अलग कानून। और मेरे जैसे एक भाई पढ़ने लिखने वाला आदमी हूं मैं, न मेरे पास गुंडे हैं, न मेरे पास बदमाश है, न मेरे पास पैसा है, तो मुझे परेशान किए जाओ। आप ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब तो आप जानते ही हैं कि अमीरों के लिए अलग कानून है और गरीबों के लिए अलग कानून है इस देश में। और हम कई दफा इसका उदाहरण भी देखते हैं अपने सामने, और इस पर हम चर्चाएं भी करते हैं। और इसके बावजूद ये जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधरने का नाम नहीं लेती, ये भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये व्यवस्था चलती ही जा रही है, चलती जा रही है, क्योंकि जो सरकार है वो इसी ओर कदम बढ़ा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।